अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। नाज़रीन, आज का जुर्म अंजाम भी एक कत्ल की कहानी है। वो कत्ल की कहानी जिसकी गुत्थियां पुलिस ने अपनी तरफ से सुलझा दी हैं। कत्ल एक ऐसे नौजवान का हुआ जो अपने बहन भाइयों की कफालत के लिए ऑटो रिक्शा चलाता था। ये नौजवान बाटा पुलिस स्टेशन की हदूद में रिहाइश पजीर था और शाम को अपने घर के करीब मौजूद एक हवेली में जाकर बैठा करता था। लवाहिकीन के मुताबिक उस हवेली में मंशियात बिकती थी, नशा फरोख्त होता था और इस्तेमाल भी किया जाता था। रिहाइश करीब होने की वजह से उस नौजवान के मरासम वहां मौजूद लोगों से बन गए। फिर अचानक खबर आती है कि उसी नौजवान की लाश एक बोरी में बंद करके किसी वीराने में फेंक दी गई है। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम करवाया, अपनी मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज किया और लावारिस समझकर दफन भी कर दिया। लेकिन बाद में ये लाश किस तरह शनाख्त हुई, लवाहिकीन को कैसे पता चला कि जिस बेटे का उन्होंने नमाज़े जनाजा ना पढ़ाया, ना गुस्ल दिया, ना ही आखिरी रसूमात अदा की, वो दरअसल उनका ही बेटा था। पुलिस ने कातिल जरूर पकड़े, लेकिन मकतूल की बहनें, मां और भाई पुलिस की तफ्तीश से मुतमिन नहीं। ये मामला क्या है, आइए सुनते हैं मकतूल की मां और बहन की जुबानी। प्रोग्राम के आगाज में हमने आपको बताया कि बाटापुर पुलिस स्टेशन की हदूद में एक लावारिस लाश मिलती है और उस मुकदमे का मुद्दई जो है वो पुलिस एहलकार बनता है, पुलिस बनती है और बाटापुर पुलिस में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि जो लवाहिकीन थे उनकी तलाश कर ली जाती है और फिर वालिदा उसकी उस मुकदमे में मुद्दई बनती है। तकरीबन 8 माह इस मामले को गुजर चुके हैं। तशद्दुद-ज़दा लाश जो है वो मिलती है बाहर और मुल्ज़मान पुलिस ने गिरफ्तार भी किए हैं, लेकिन मुकदमे के जो मुद्दई हैं और जो लवाहिकीन हैं वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस से मुतमिन नहीं है कि उनको इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अक्सर मुकदमात तो पुलिस दर्ज कर लेती है, FIRs भी दर्ज हो जाती हैं, लेकिन जो इंसाफ का असूल है, जो अदालतों से इंसाफ दिलवाना होता है इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने, तो वो सुस्त रवि का शिकार आता है और बहुत सारी लोगों से उनको पुलिस से शिकायत जो हैं वो होती हैं। वालिदा जो इस वक्त मुकदमे की मुद्दई बन चुकी हैं और दोनों बहनें ये हैं हमारे पास और इनसे ये जानते हैं ये मामला हुआ कैसे, किस जो है तरह से भाई को या बेटे को तशद्दुद का निशाना बना के कत्ल कर दिया गया और पुलिस जो है वो एक मौक़िफ़ देती है कि इनका नशे के लेन देन पर जो है वो कत्ल किया गया। मामला है क्या, पहले लवाहिकीन से जानते हैं। तो आप क्या लगती हो, उसकी मरने वाले की क्या नाम था, उसका नाम क्या था और आप क्या लगती हैं? मैं उसकी बहन हूँ, मेरा नाम हिना है और उसका नाम नुमान था। नुमान था। नुमान कितनी उम्र थी उसकी? नुमान की उम्र 21 साल थी। 21 साल थी। तो क्या करता था वो? रिक्शा चलाता था। अच्छा, रिक्शा चलाता था। तो नुमान कैसे मर्डर कैसे हुआ और कैसे डेड बॉडी मिली? पहले तो इसमें पुलिस मुद्दई थी। जी, हुआ ये था कि हम लोग सब ईद का दिन था, घर में थे और नुमान बाहर से आया। नुमान के पास बाइक थी, ठीक है। नुमान घर में आया, नुमान ने घर में आके ना पानी वगैरह लिया और वो डेरे पे चला गया। उसको कोई बुलाने के लिए आया था। डेरा किसका था? आपका डेरा था? नहीं, वो जिन्होंने कत्ल किया उनका था, मुल्ज़मान का डेरा था, ठीक है। मलक ताहर और मलक मुस्तफ़ा, ठीक है, ये सारे इधर सामने डेरा है उनका। वो ये नशे की मंशियात का काम करते हैं और वो घर में मेरे भाई को बुलाने के लिए आए हैं। मेरा भाई जब बाहर गया है तो हमने, अम्मी ने नहीं देखा और हमने भी नहीं देखा कि उसको बुलाने कौन आया था, ठीक है। वो बाहर चला गया और जब वो गया तो फिर वापस आया। घर में आके उसने पानी का जग वगैरह लिया और वो डेरे पे चला गया।
ईद का दूसरा दिन हो गया, हमने शाम को भेजा है भाई को कि जाओ ज़रा ना नुमान को बुला के लाओ, लेकिन उन्होंने कहा है नुमान यहाँ पे नहीं है। तब तक उन्होंने नुमान का मर्डर कर दिया हुआ था। अच्छा 21 घंटे उन्होंने नुमान को अंदर बंद कमरे में रखा है, तशद्दुद करके, उसकी सांसें चल रही थी तब। अच्छा हमने फिर भाई को भेजा है, छोटा भाई गया है कि जाओ नुमान को ज़रा बुला के लाओ, तो उन्होंने फिर यही कहा है कि नहीं है। उन्होंने राइफल लेके तो छत पे खड़े रहे हैं, ठीक है, और कह रहे हैं कि अगर नुमान मिल जाए ना तो हमें भी बताना। हमें नुमान नहीं मिला। पुलिस हमारा घर ढूंढती रही है, उनको हमारे घर का नहीं पता था। उसके वो रिक्शा चलाता था, 1-2 चालान थे उस पर जिसपे हमारा घर उनको मिला है। अच्छा वो हमें घर में बुलाने के लिए आए। जब हम पुलिस स्टेशन गए तो उन्होंने कहा है कि एक डेड बॉडी है, आपने उसकी शिनाख्त करनी है। हमने कहा कि ठीक है आप दिखा दे। जब उन्होंने हमें तस्वीर दिखाई तो हम तो वहीं मर गए थे। हमारी जो हालत थी वो किसी को अंदाजा अच्छा नहीं। वो तशद्दुद करके उसकी लाश को कहाँ फेंका? उन्होंने इधर अम्मा पीर दरबार है उसके पास फेंक दिया था। अच्छा वो मरा हुआ था, किस तरह का तशद्दुद? कोई फायर लगा था? नहीं, फायर नहीं लगा था। उन्होंने उसको डंडे के साथ मारा, ठीक अच्छा। है, उसका ये सर की हड्डी तोड़ी है, ये टूलों की हड्डी तोड़ी, उसकी टांगे तोड़ी हैं उसको, यानी कि सिर्फ तशद्दुद किया है। ये दिमाग की हड्डी भी उसकी तोड़ी है। अच्छा बहुत ज्यादा उन्होंने तो तशद्दुद की है। वो लाश जो है वो वैसे ही बस 4 घंटे वो वहाँ पे पड़ा रहा है। 4 घंटे के बाद पुलिस आई उसके है। बाद पुलिस आई? जी, उसके बाद पुलिस आई है 4 घंटे के बाद, और वो डेड बॉडी ले गए हैं। उनको चाहिए था डेड बॉडी रखनी, हमारा घर ढूंढते, अगर उस पर चलान थे तो हमारा घर पहले भी मिल सकता था। अच्छा उन्होंने हमें डेड बॉडी की, हमने कहा है कि ठीक है डेड बॉडी दिखाई, उन्होंने कहा जी हमने तो लावारिस करके दफना दिया है। अच्छा लावारस समझ के दफना दिया। और जब हमने कहा है कि हमने कब्र की ये निकालना है, उसको कब्र कुशाई करनी है, तो उन्होंने कहा है जी नहीं आप ना करें, उसको अजियत होगी। वो बिल्कुल छोटी सी कब्र बनाई हुई थी। कब्र में नुमान ही है या कोई और? हमें इस चीज का भी नहीं पता कि हमारा भाई उन्होंने कब्र में डाला भी है या पुलिस बिक गई थी उनके साथ थी। हमें इस चीज का अंदाजा नहीं है। वो हमें, जब हमने उसको पूछा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दे, हम रोजाना पुलिस स्टेशन आ जाएं आपको देते हैं। हमें डेली फोन करके ना रोजाना बुलाते थे, कभी दिन को कभी रात को। हम पुलिस स्टेशन जाते रहे कि हमें शायद ना वो दे देंगे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। उन्होंने हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दी। फिर हमारा केस अदालत तक चला गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आपके भाई को मर्डर किया जाता है जी, तो कितने दिन बाद पुलिस उसकी तदफीन कर देती है? 6 दिन बाद। 6 दिन बाद? 6 दिन बाद। 6 दिन के बाद उन्होंने तदफीन कर दी थी, तो 6 दिन के बाद आपको पता चला? जी, 6 दिन के बाद हमें उसकी उन्होंने बताया, हमारे घर आए हैं पुलिस वाले, तो उन्होंने कहा है उसका भाई का शनाख्ती कार्ड बना हुआ था? नहीं, उसका आईडी कार्ड नहीं था, ना वो मोबाइल यूज करता था ना उसके पास आईडी कार्ड तो था। वो रिक्शा चलाता था, लाइसेंस भी नहीं था? नहीं, कुछ भी नहीं था। बगैर लाइसेंस के चलाता था? जी। अच्छा रिक्शा उसका अपना था? नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा फिर आपको जब पता चला कि भाई को कत्ल कर दिया और उसकी तदफीन हो गई है, जी, तो FIR तो पहले ही हो चुकी थी 302 की, पोस्टमार्टम भी हो चुका होगा, जी। फिर क्या हुआ? उसके बाद हम दिल्ली थाने जाते रहे। उन्होंने कहा जी हमारा केस ना जो अदालत तक चला गया। पुलिस वालों ने हमें इतना जलील किया, इतना जलील किया। कौन सी पुलिस ने? ये बाटापुर थाने वाली पुलिस है, नदीम इन्वेस्टिगेशन सब इंस्पेक्टर है, ठीक अच्छा। है, और एक निसार है। इन्होंने हमें बहुत जलील किया है। इंचार्ज है आसिफ। इंचार्ज वहाँ का जो आसिफ है, उन्होंने हमें ऐसे रूबरू किया, उनके आमने सामने किया मुल्जिमान के। तो हमने उनसे पूछा कि तुम लोगों ने नुमान को क्यों मारा है, क्या वजह थी, क्या रीज़न था? कहते जी हमसे गलती हो गई है। पुलिस वालों से हमने पूछा, हमने कहा आपने तहकीकात की है तो उसमें क्या कहते हैं? पुलिस वालों ने हमें इस चीज़ का कुछ नहीं बताया। वो यही कहते हैं कि बस वो कह रहे हैं हमसे गलती हो गई है। पुलिस बिक गई हुई है, सब इंस्पेक्टर नदीम भी बिक गया है, निसार भी बिक गया है, और इंचार्ज आसिफ भी बिक गया है। हम ये SP कैंट तक गए हैं। उन्होंने हमारे भाई पे जो इल्ज़ाम लगा के न्यूज़ चलाई है कि वो मंशियात करता था, ये करता था, वो करता था, वो सिगरेट पीता था। कोई भाई के ऊपर पर्चा था मंशियात कुछ फरोख्त भी नहीं करने था, का? कभी कुछ भी नहीं था। वो ये लोग डेरे पे बुलाते थे तो उसको करवाते थे, ठीक है। ये लोग डेली आ जाते थे हमारे घर के, नुमान को बुलाए, वो लेके जाते थे और वो करवाते थे। अच्छा जी, ठीक है। तो भाई की उम्र 21 साल थी? जी सर। और भाई के ऊपर कोई FIR नहीं थी नशा कुछ भी करने नहीं, कुछ की, भी नहीं था। लेकिन जो पुलिस है वो कहती है कि ये नशा बेचते थे या करते थे, इस जी। वजह से इनका जी। तनाज़ा हुआ और फिर कत्ल किया। जी। अब आप क्या चाहती हैं? हम ये आप चाहते घर हैं, वाले क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारी मरियम नवाज साहबा के आगे अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि हमारे भाई को इंसाफ नहीं मिला। एक तो हमें उसकी डेड बॉडी नहीं दी, हम उसको देख भी नहीं पाए, हमें ये भी नहीं पता कि वो कब्र के अंदर है भी या नहीं है। और हम बहुत दूर तक गए, हमने हर किसी के जाके आगे हाथ जोड़े कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, लेकिन हमारी कोई भी नहीं सुन रहा, ना पुलिस सुन रही है। SP कैंट तक हम चले गए हैं। कैसा ये असूल है हुकूमत का कि किसी के बच्चे को लावारिस करके किसी के भाई को मार के फेंक दिया
जाए, ये असूल नहीं है, ये तरीका नहीं। हमारे दिल पे क्या गुजरी, हमारा भाई था, हमारा खून था, हम दिन रात तड़पते हैं कि हमें उसके, अगर उसकी डेड बॉडी देते हमें पता होता हमारा भाई हमारे पास, हमने उसको खुद दफनाया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो रोज़ मरते हैं। हम हमारे मरियम नवाज साहबा के बस यही अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, जो पुलिस भी की है, और ये जो मुलजिमान हैं इनको सख्त सख्त सज़ा दी जाए। जो इन्होंने हमारे भाई के साथ किया इससे ज़्यादा इनके साथ होना चाहिए। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਉਸਮਾਨ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਨੁਮਾਨ। ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ? ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਘਰੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਜ਼ੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਰੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੋੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਵਾਰਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੋਰੀਬਦ ਲਾਸ਼ ਸੀ ਸੁੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਬੋਰੀ ਅੱਛਾ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਏ। ਐਡਾ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਜਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮਜਬੂਰੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਜਣੀ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਬਿੱਲ ਕਿਰਾਏ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ 5-5 6-6 ਮਾਹ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਜਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਮਲਕ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਲਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਇਹ 5 ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਨੇ? 5 ਫੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, एक उन्होंने बिल पे बाहर भेजा। ਅੱਛਾ इसी ਤੇ इन्होंने ਤੁਸੀਂ पैसे ले लिए उनसे। ਅੱਛਾ इन्होंने ਨਹੀਂ कहा, ਉਹਨਾਂ ये तो है ही नहीं था। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਐਸਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹਰ DIG ਪਾਸੇ ਕੋਲ? ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਐਸਪੀ ਕੈਂਟ ਵੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਭੱਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਨੱਸੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ DIG ਦੇ ਪਤਾ। ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਕਿਲਾ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ, ਅੱਛਾ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਾਂਜੀ ਐਸਪੀ ਕੈਂਟ ਵੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਈ। ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ DIG ਮੈਂ ਨਾਲ। ਪਰਸੋਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਐਂਡ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਛਾ। ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ? ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੱਜਦੀ ਨੂੰ ਔਰਤ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨਸ ਭੱਜ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਵਾਤੀਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ DIG ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਰਨ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਫੇਕ ਹੈ, ਸਭ ਝੂਠ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ CM ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿ DIG ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੁਸ਼ਰਾ ਅਨਸਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਐਸਪੀ ਕੈਂਟ, ਮੈਂ 10-10 ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ DIG ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਕਿਲਾ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ DSP ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਾਈ ਹੈ, DSP ਵੀ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿਕ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਚਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੱਸ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਕਿਨੇ ਨਾ ਲਾਵਾਰਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਹਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਿਲ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾ हुकूमत वालों ते ना पुलिस वालों ते ना SP कैंट वालों ते ना DIG वालों कितों मैनू कोई इंसाफ नहीं मिलिया। तो मैं अखीर यह पासा इख्तियार किया। तुहाडी मेहरबानी है, मेरी तुहाडे अगे अपील है, मरियम नवाज के अगे, नवाज शरीफ के अगे, शहबाज शरीफ के अगे कि मैनू इंसाफ दिता जाए कि मेरे बच्चे ने इन्होंने बेगुनाह मेरा पुत्र मारा। मेरे पुत्र का कोई गुनाह नहीं था। एक जरा एक 10 रुपए का भी लैन देन नहीं था। इन्होंने मेरे पुत्र को 22 घंटे डेरे च रखा। उस तो बाद इन्होंने 15-20 दिन जड़ा है ना 2 महीने नफैरिंग करते रहे ने, मैनू डराते रहे ने, धमकाते रहे ने। मैं बाहर जाती सी, मेरा पीछा करते सी। साडे कोल हर प्रूफ है, हर चीज़ है। ऐ नहीं कि साडे कोल कुछ है नहीं दा। वीडियो बनी हुई है कैमरिया दे विच, जिस तरह हवेली चों दी लाश लैके गए ने, जिस तरह सुट के आए ने, जिस तरह उन्होंने कहा कि असीं नशा किया, साडे कोलों गलती हो गई। जज ने गल की, उन्हें कहा तुहाडे कोलों गलती हो गई, तो फिर तुहाडा कोई क्यों नहीं मरिया? ठीक हो गया। तो आपका छोटा भाई था? जी बिल्कुल, मेरा छोटा भाई। अच्छा, आप क्या कहना चाहती हैं? आपकी बहन ने और वालदा ने तो सब बताया, क्या कहना चाहती हैं? हम सब की यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को इंसाफ दिया जाए। हमारे घर का एक फ़र्द चला गया है, ठीक है। हमारे भाई छोटे हैं, हम बहनें ही बड़ी हैं। हम 3 बहनें, एक बहन हमारी जो है वो ज़हनी मरीज़ा बन गई हुई है, ठीक है। मैं अपना घर बार छोड़ के, मैं खुद भी मैरिड हूँ, ठीक है। मैं अपना घर बार छोड़ के अपनी खुद काम कर रही हूँ, खुद मैं जॉब कर रही हूँ और मैं केस चला रही हूँ, जो सच बात है, ठीक है। मैंने अपने खामन को छोड़ा हुआ है, मैं खुद केस चला रही हूँ, मैं खुद वकील की फीस पे कर रही हूँ, इसलिए कि जी हमने केस चलाना है। हमें पता चले मुलजमान ने हमारे भाई को क्यों मारा है। हम एक मोहल्ले में रहने वाले हैं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं उन लोगों के साथ। हमारा भाई प्यार मोहब्बत से खाता पीता हंसता खेलता, उनके पास आता जाता सब कुछ। फिर बात ऐसी क्या होगी, उन्होंने जान से ही मार दिया, ठीक है, मार दिया, हो जाता है। हमें बताओ तो सही ना, हमें पता चले हमारे भाई को मार दिया, हम आखिरी वक्त अपने भाई को देख नहीं सकते। हम इतने बदनसीब हैं कि इन लोगों ने एक तो उसको मारा, हमारे घर का एक फर्द छीन लिया, हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारा भाई हमसे छीना, इतना जुल्म किया। दूसरा उसकी जान पे जुल्म किया और तीसरा हमें देखने भी नहीं दिया। ऐसे कौम पे, ऐसे दुश्मनों पे अल्लाह की, तो इन लोगों पे हम बस ये कहते हैं खुदा का वास्ता, हमें ऊपर खुदा है और नीचे हमारे हुक्मरान है। हमें अपने भाई का इंसाफ चाहिए, वरना हमें नहीं पता क्या हो जाएगा। बस हम ये कह रहे हैं, हमें अपने भाई का इंसाफ चाहिए, हमें हर सूरत चाहिए और चाहिए, हमें अपने भाई का इंसाफ चाहिए। या तो हमें इंसाफ दे या हमें भी मार दे। हम नहीं चाह गए वहाँ से। इन लोगों ने इतना हमें हरासमेंट किया, इन लोगों ने इतनी धमकियां दी, इतनी फायरिंग की। हाँ, हमें पता है हमने रात आप यहाँ कैसे गुजारे। पे आपने जैसे बताया कि वो घर के करीब ही आपके डेरा है, बिल्कुल सामने है। तो ये आपका अपना घर है या किराए? नहीं, ये हमारा रेंट पे है। रेंट पे घर है, रेंट तो पे आपको हमारा- डराया तुमको आ भी जाता है? बहुत ज्यादा। इन लोगों, मैं बता रही हूँ कि हम रास्ते में आते जाते, किसी सूरत थाने कचहरी कहीं आते जाते, बंदे हमारे खुद पीछे होते, एक बाइक पे 2 बंदे होते, 2-3 बाइक हमारे पीछे होती, और हम बिल्कुल नहीं घबराए, बिल्कुल नहीं डरे, सिर्फ इसलिए कि पुलिस हमारा साथ देगी। जब पुलिस भी बिक गई है, DSP तक लोग बिक गए हुए हैं, फिर हमारा कौन है? हम किसके आगे जाए, हम किसको कहें हमें इंसाफ दे? हम तो अल्लाह के, अच्छा, अल्लाह के आगे झुके हैं। वो सारे अफसर जो DIG हैं, जो SSP हैं, जो SP हैं, वो तो कहते हैं कि हमने दरवाजे खुले रखे हुए हैं, पता लोग नहीं है, आए, इसलिए इंसाफ- दरवाजे शायद खुले रखे हैं कि कोई भी आए और हमें पैसे दे के चला जाए। ये शायद इसलिए दरवाजे खुले हैं। ये इंसाफ के दरवाजे खुले ही नहीं हैं। अगर ये इंसाफ के दरवाजे खुले होते, अब तक हमें इंसाफ मिल चुका था। मेरी एक बहन मरीज़ा बन गई, मेरा एक भाई मरीज़ बन गया हुआ है। मेरे भाई से काम नहीं होता, वो दिन रात चुप चुप के रो रहे होते। हम काम करें, हम अपने घर बार देखें, हम अपने दूसरे भाइयों को, बच्चों को देखें कि वो किस दुख में मुब्तला है, वो कहाँ चुप चुप के रो रहे हैं कि हम ऐसे उठते बैठते। मेरा भाई इतना मरीज बन गया, करंट के साथ चल गया ऊपर, जब हम मरीज बना बैठे, उसे कुछ भी नहीं होता। खुदा का वास्ता, अगर आप लोग हमें इंसाफ नहीं दे सकते ना, तो फिर हमारे दिलों में बेरहमी डाल दें, ताकि हम अपने बच्चे को याद ही ना करें, या हमें मार दें या हमें इंसाफ दे दें। हम अपने दूसरे बच्चे बार बार तिल तिल मरते नहीं देख सकते। हमें एक का दुखी है, वो ही नहीं भूल रहा, हम दूसरों को क्या तकलीफ में
में देखें। हमारी गुजारिश है, हमारे बच्चे, हम अभी तक हमने यहाँ से घर इसीलिए नहीं छोड़ा कि हम इधर बैठे हैं, हमने डरना नहीं है, हम नहीं डरे, हम यहाँ से नहीं गए। एक बंदा उन्होंने बेल पे बाहर कर दिया, क्यों किए? अगर ये इंसाफ होता तो बंदा बाहर कभी ना आता। एक बंदा बेल पे बाहर कर दिया और दूसरे बंदे की 9 मार्च को इन्होंने वो बेल रखी हुई है कि चलो एक बाहर आ गया, आहिस्ता आहिस्ता सारे बाहर आ जाएंगे। ऐसे तो नहीं होता ना, आप किसी का बच्चा मार दो, भाई मार दो, बेटा मार दो और जितने भी हों वो बाहर आ जाए, ऐसे तो नहीं। या तो हमें इंसाफ चाहिए या उनको आराम से बाहर भेजो और हम सबको मरवा दें। हम यही कहते हैं, अगर हमने ना मरना होता ना, हम यहाँ से चले जाते। हम इसीलिए बैठे या बच जाएंगे या मार दें। बिल्कुल ठीक है जी। आईजी पंजाब जो नए तैनात हुए कुछ अर्सा पहले, उनका ये मौक़िफ़ सामने आया कि इंसाफ जो है आवाम की दहलीज पर पहुंचाना है। इस सिलसिले में उन्होंने बड़े बड़े अहम फैसले भी किए और एसपी लेवल के जो अफसरान हैं उनको ओएसटी भी किया, उनको इंसाफ फराहम ना करने की वजह से। यकीनन वज़ीर आला पंजाब ख़ासकर हम हर प्रोग्राम में उनका इसलिए ज़िक्र करते हैं कि लोग ये कहते हैं कि जब हमारा टेलीविज़न पर प्रोग्राम चलता है, हम आप बात करते हैं तो सीएम साहिबा उस पर नोटिस लेती हैं और फिर उन लोगों को, उन मुतासरा लोगों को इस तरह से पता चलता है कि पुलिस इनसे रब्ता करती है कि सीएम साहिबा ने पूछा कि इनका मामला क्या है, इंक्वायरी करके दें। यकीनन पिछले कुछ अरसे से कम 10 माह से लाहौर इन्वेस्टिगेशन में जो केस ज़ेर इल्तवा है और लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। इन्वेस्टिगेशन विंग में बहुत सारे केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, अफसरान उनको मिलते नहीं हैं और अफसरान की तरफ से इंसाफ की फराहमी जो है वो मुसलसल नहीं हो रही। इन्वेस्टिगेशन पुलिस से लोगों को बहुत ज़्यादा शिकायत होती जा रही हैं। हर दूसरा प्रोग्राम हम जब करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन विंग का लोग खुलेआम बरमला इजहार करते हैं कि वहाँ हमारा काम नहीं होता, कोई मेरिट नहीं हो रहा, ना हमारे साथ इंसाफ किया जाता है। यकीनन आईजी पंजाब अब्दुल करीम साहब जो इंसाफ पे मबनी तमाम चीज़ें कर रहे हैं, उनको देखना होगा कि लाहौर इन्वेस्टिगेशन विंग का निज़ाम क्यों ख़राब हो रहा है, क्यों सुपरविजन होने के बावजूद ना होने के बराबर है। और ख़ासकर वज़ीर आला पंजाब को भी देखना होगा कि हर दूसरा केस जिसमें इन्वेस्टिगेशन के मामला सामने आते हैं, लोग मुतमिन नहीं है और ये हुकूमत की बदनामी का बायस बन रही है इन्वेस्टिगेशन विंग पुलिस जो है। तो यकीनन इस पर गौर करने की ज़रूरत है। अगर वाकई ये चीज़ें सब लोगों की जानिब से जो कहा जाता है दुरुस्त है, तो फिर अफसरान वहाँ पर ऐसे होने चाहिए, उनको जिम्मेदारी दी जानी चाहिए जो हुकूमत की नेक नामी का बायस बने। बेटा 6 दिन पहले मरता है और 6 दिन के बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस लावारिस लाश समझकर उसकी तदफीन कर देती है। ये दोनों बहनें हैं, इनका भाई मरता है, 6 दिन के बाद पुलिस जो बाटापुर पुलिस स्टेशन है उसकी तदफीन कर देती है। ये वो माँ है, इसकी गोद उजड़ जाती है, इसके दिल का टुकड़ा जो है वो लावारिस समझ के पुलिस दफना देती है। इनको अपने भाई की सवाए तस्वीर के डेड बॉडी देखने की भी जो है वो नहीं दिखाई गई इनको पुलिस की जानिब से। तो पुलिस या तो काम नहीं करती है और अगर करती है तो फिर वो किस तरह का काम करती है कि 6 दिन पहले जो लावारिस लाश मिली उसकी बजाय तलाश करने के उसको लावारिस जान के सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस केस से जुड़े और लोग क्या कहते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, बहनों की दुहाई और माँ के आंसू इस बात का सबूत हैं कि उन्हें अपने भाई और बेटे के चले जाने का शदीद दुख है, लेकिन इस दुख पर मरहम रखने के लिए रियासती इदारे अपना किरदार अदा करते दिखाई नहीं देते। पुलिस की जानिब से ना तो इन्हें तफ्तीश के बारे में कोई तफसील फराहम की गई और ना ही ये बताया गया कि उनके बेटे को कत्ल क्यों किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शहर के अमन अमान और इंसाफ की फराहमी के लिए कोशिश करती हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो लोग क्यों नहीं सुनते और अमल क्यों नहीं करते जिन्हें उन आला ओहदों पर फाइज किया गया है। एक माँ अपने बेटों के साथ
इंसाफ के हसूल के लिए डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर जाती है, थाने के चक्कर काटती है, लेकिन इंसाफ होता हुआ उन्हें दिखाई नहीं देता। अब हम आपको सुनवाते हैं कि मकतूल नुमान के छोटे भाई की जुबानी कि वो इस कत्ल और पुलिस की तफ्तीश के बारे में क्या कहता है। इसी ख़ानदान के जो दीगर अफराद हैं जिनके साथ ये जुल्म हुआ और पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है इनके साथ जो सलूक कर रही है, बहनों ने और वालिदा ने हमें बड़ा तफसील से बताया। ये जो मकतूल था नुमान, उसके दूसरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, और जो पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है और जिस पे बहनों ने और माँ ने कहा कि हमारा भाई ना कोई नशा करता था या कोई नशा फ़रोख्त करने का ऐसा कोई उसका नहीं था। यकीनन वो मोहल्ले में मुलजमान रहते थे, वो उनके साथ मिलता उठता बैठता ज़रूर था। तो ये भाई है छोटा, इससे जानते हैं कि क्या वो कोई इसका नशा करता था, कोई ड्रग्स इस्तेमाल करता था या कोई मंशियात फ़रोख्त करता था, वजह क्या हो सकती है उसको कत्ल करने की। आपका क्या नाम है? तलहा। तलहा नुमान से कितना बड़ा था? नुमान से 1 साल बड़ा था। 1 साल बड़ा था। तो मुझे बताओ कि कोई नशा वशा करता था नुमान? नशा कोई नहीं था करता, सादा सिगरेट पीता था। हवेली जब जाता था वहाँ ये उसको पक्का सिगरेट पिलाते थे। अच्छा, पीता था, इसके अलावा वो और कोई इसका नशा नहीं करता था। इसका ये सब करते थे, इसका भी करते थे, का भी करते थे। ये कारोबार भी करते हैं, बेचते भी हैं, बेचते भी हैं। तो भाई फिर उधर क्यों जाना शुरू हो गया? भाई एक सिर्फ वहाँ जाना क्यों स्टार्ट हुआ, एक बार वो सिर्फ हवेली खुली डुली थी, उधर रिक्शा खड़ा करने गया था एक बार। अच्छा, रात को रिक्शा खड़ा करने गया था, वहाँ से रिक्शा खड़ा करने गया, वहाँ से इसकी यारी पड़ी उनके साथ। अच्छा, पहले वो रिक्शा चलाता था जी, तो यहाँ पे घर के बाहर जगह नहीं थी तो उनकी हाँ, हवेली में रिक्शा खड़ा करता था। हवेली काफी बड़ी है। हाँ जी, काफी बड़ी है। अच्छा, तो वहाँ पे गया तो उसकी दोस्ती हो गई उनके अच्छा, साथ। फिर क्या रोज उनके पास ही जाता था? रोज वो रात को फिर जाता था। वो जब नहीं जाता था तब उसको लेने आ जाते थे, भेजते थे, कॉल भी करते थे, फ़ोन भी करते थे कि नोमी को भेज दो, नुमान को भेज दो। उसको नोमी कहते थे। ठीक है। हाँ जी, कॉल भी करनी और घर भी बुलाने आ जाते थे। तो पुलिस क्यों कहती है कि इनका कोई आपस में लेन देन था, नशे का लेन देन था? पुलिस ये सारा सर झूठ बोल रही है, उसका कोई आपस में लेन देन नहीं था। सबको पता है, हम खुद नहीं कह रहे, पूरे मोहल्ले को पता है कि उसका इनके साथ कोई नशे का लेन देन नहीं था, क्योंकि वो ये आइस वगैरह नहीं था पीता। पीता था, उधर जाता था, उसके अलावा ये उससे जो क्या करवाते थे क्या नहीं उसका हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन किसी को कत्ल करना, हाँ 1-2 बार उसका उधर झगड़ा भी हुआ। किसके साथ? उधर जो बैठते थे ना आपस में, अच्छा, आके सारे आदमी, उनके साथ किसी के साथ झगड़ा हुआ था। मैं गया था फिर उधर, तो मैंने कहा आप मेरे भाई को डेरे में ना आने दिया करें, बड़ी मेहरबानी है आपकी, इसको डेरे में आप ना आने दिया करें, हमारी आपके साथ लड़ाई नहीं बनती। ठीक है, हम गरीब आदमी हैं और आपकी हमारे साथ लड़ाई नहीं बनती, इसीलिए आप मेरे भाई को ना आने दिया करें डेरे में। ठीक है। फिर वो नहीं आवाज़ आए, उन्होंने कहा ठीक है आप अपने भाई को ना आने दिया करना। मैंने उसको कहा भाई तू ना जाए। ठीक है। फिर रात को फ़ोन करना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, फिर वो रात को फ़ोन करते थे कि यार उसको भेज दो, चलो वो बंदा जो इसके साथ झगड़ा किया था उसको हमने हवेली में नहीं आता अब वो। ठीक है। तो आप क्या काम करते हैं? मैं पेंट का काम करता हूँ। पेंट का काम करते हो? ये भाई के पेंट वाले कपड़े ये भी यही करता है काम? अभी काम से ही आया। हाँ, आप दोनों पेंट का काम करते हैं और भाई रिक्शा चलाता था? रिक्शा चलाता। ठीक है। तो आपका सिस्टम जो घर का है वो आप दोनों से अब हम सिर्फ दोनों भाई चला रहे हैं, वरना पहले वो चलाता था? वो भी मेरे साथ काम, वो रिक्शा चलाता था, जब वो रिक्शा नहीं था चलाता मेरे साथ चला जाता था काम पे, मैं उसको साथ ले जाता था अपने। ठीक है, चले। ये अपना जो हवेली है ये आपके घर से कितनी दूर है? सिर्फ ये बिल्कुल सामने है, 10-15 कदम की दूरी पर है। अच्छा, 10-15। तो वहाँ पे अब बंद है हवेली? हवेली नहीं, उधर रहाइश है, उन्होंने रहाइश की हुई है। अच्छा, तो वो जो लोग बैठते थे वहाँ पे जो आप कहते हैं कि नशा भी बिकता था, वो तब से उनमें से कोई नज़र भी नहीं आया।
ये इन्हीं की कहने के बयान है कि जब ये जिस दिन का वाक़या है तब हम 10 से 12 लोग बैठे हुए थे। ठीक है। तो बाकी बंदे नहीं उन्होंने बताए कौन कौन बैठा था कौन कौन नहीं तो था। लाश कितनी दूर, हवेली से कितनी दूर हवेली फेंकी? से तकरीबन आधा किलोमीटर उन्होंने दौड़ फेंकी है, 1 किलोमीटर अच्छा, बोरी में बंद कर बोरी में बंद करके। ठीक है। बिल्कुल छोटी सी बोरी थी, बड़ी बोरी में, छोटी बोरी में उसके हाथ पांव तोड़ के इतनी शिद्दत से उस तोड़े में बंद किया है इन्होंने उसको, फिर उधर जाके फेंक के आए हैं। और पुलिस ने सुबह उनको डेड बॉडी मिली है और पुलिस ने हमारा वेट नहीं किया, उसको शाम को ही उन्होंने दफना दिया लावारिस करके। ठीक है। जी। कहना चाहते हो भाई इधर क्यों जाता था, किसने कत्ल किया और क्या वजह आपको पता चली? भाई को रोज़ लेने आते थे, ठीक है, तो भाई फिर उधर जाना स्टार्ट किया भाई ने। पहले वो उधर जाता नहीं था, इनके साथ हमारी कोई बोलचाल नहीं थी, ना ये हमें जानते थे ना हम इन्हें जानते थे, ठीक है। फिर वो उधर से एक लड़का आता था, ठीक है, उसके साथ जाता था, वो लेने आता था, उसके साथ जाता था। उसके का झगड़ा हुआ, उसके बाद वो डेरे पे नहीं जाता था। फिर वो से कॉल करता था रोज़ करके उसको बुलाता था। भाई आपके को? जी भाई को, ठीक है, भाई को बुलाता था, वो रोज़ उधर जाता था, ठीक है। 1-2 दफ़ा बाहर से भी पता चला है कि नोमी को मारा है, आपस में इनका झगड़ा हुआ है, ठीक है। झगड़ा होने के बाद हम फिर डेरे में गए हैं, हमने कहा भाई को ना आप इधर बुलाया करें, ठीक है, आप रोज़ रोज़ ये झगड़ा नहीं अच्छा लगता, ठीक है, आपका हमारा लड़ाई नहीं बनती। कहते हैं ठीक है आप अपने भाई को ले जाओ, इसके बाद इसको डेरे पे नहीं हम बुलाएंगे, ना ये इधर आया तो फिर हम इसे मारेंगे, ठीक है। उसके बाद हम डेरे से भाई को ले आए हैं। फिर ये रात को कॉल करना शुरू कर देते थे, नोमी को भेज दो, नोमी को भेज दो। ईद वाले दिन भी ये नोमी को घर से लेकर गए हैं, पानी की वो घर से लेकर गया, डेरे में गया। उसके बाद 2 दिन बाद वो डेरे से उसकी लाश लेकर जा रहे हैं तोरे में डाल के, और एक बाबा वो बुज़ुर्ग आदमी था उसकी बाइक लेके जा रहा था। ठीक है। तो अब आप बताएं कि मोहल्लेदार क्या कहते हैं? मोहल्लेदार जो है, लोग इर्द गिर्द के लोग क्या? मोहल्लेदार सब हम डरे हुए हैं, ठीक है। पहले मोहल्लेदार हमारे साथ थे, ठीक है, लेकिन अब वो भी डर गए हैं। लेकिन वो कहते हैं ये अच्छे आदमी नहीं है, ठीक है, हम इनके बारे में कुछ बयान देंगे तो ये फिर हमारे साथ भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस वजह से अब कोई मोहल्लेदार नहीं बोल रहा। ठीक है। तो अब आपको डर नहीं लगता कि अभी भी आप जो है वो हमारे यहीं पे पीछे रह- आते हैं, ठीक है, हम काम पर जाते हैं, 1-2 दफ़ा हमारे पीछे आते हैं, हम उधर बाहर दुकान पे बैठते हैं, उधर भी आते जाते रहते हैं। हम कभी देखते हैं, देख के फिर चले जाते हैं। 1-2 दफ़ा पीछे भी आए हैं, देख के फिर चले जाते हैं। ठीक है। तो आप भाई क्या कहना चाहते हो? जी मैं ये कहना चाहता हूँ, जब ये उधर मेरे भाई की लाश फेंक के आए ना, उधर एक और लाश पड़ी हुई थी। 2 लाशें थी? जी उधर 2 लाशें थी। अच्छा, वो भी? एक लाश वो पहले ले के चले गए। अच्छा। एक पहले की पड़ी है। जी 2 लाशें थी? जी जी तो आपको किसने ये बताया कि लाशें 2 थी? जी मेरे दोस्तों ने बताया, वो कह रहे जब पुलिस वो उधर गई है ना लाश उठाने, तो उन लोगों को साथ वाली जोन सी है ना पहली है, उधर से एक और लाश ढूंढी है। अच्छा। अब वो भी पता नहीं इन लोगों ने मार के फेंकी होगी कि पता नहीं किन लोगों ने। तो ये इससे पहले भी कभी जेल वेल में रहे हैं? जी 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 इन लोगों के पहले भी 302 के केस के हैं, बहुत ज़्यादा मंशियात के इन लोगों के ऊपर पंचे हैं। हाँ, और आपके भाई पे कोई पर्चा पहले? नहीं, कोई कभी पर्चा जेल में नहीं। रहा हो, कभी आप पकड़ा हो? नहीं कभी नहीं हुआ उसके नहीं। साथ? अच्छा, तो ये जो इधर के लोग हैं, मोहल्ले के जो लोग हैं, ये शिकायत नहीं करते ये मंशियात बेचते हैं? मोहल्ले वाले ना इनसे डरे हुए हैं। नहीं, पहले डरे हो? मोहल्ले वाले हमसे हमारे साथ थे, अच्छा। ठीक है। वो जब इन लोगों ने देखा ना भाई ये फायरिंग वगैरह करते हैं, ये हमें भी नुकसान वगैरह पहुंचाएंगे, तो इस वजह से ना मोहल्ले वगैरह सारे पीछे हो गए हैं। तो भाई कैसा था जो फोत हो गया, कत्ल हो गया? वो हमारा भाई अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा था। आप तीनों से बड़ा था? जी तो मंशियात का ये कारोबार करते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं, जी। तो पुलिस नहीं इनको पकड़ती? नहीं पुलिस नहीं पकड़ती इन लोग, पुलिस ने ना इन लोगों से पैसे खा लिए हैं, पुलिस नहीं पकड़ती इन लोगों को। जब भी पुलिस आती है खुद पुलिस इधर आती है, डेरे में बैठ के नशा करके चली जाती है। अच्छा, पुलिस खुद आती है। पुलिस इधर आती है तो उनको ये भी पता है कि ये नशा बेचते हैं, जी। तो फिर भी पुलिस उनको नहीं जी पकड़ती? खुद आते हैं इधर नशा करके बैठ के फिर जाते हैं, पुलिस खुद आती है। अच्छा, तो आप बिल्कुल घर के उनके डेरे के करीब हो, तो आप लोगों को डर नहीं लगता? माँ भी के लिए है, आप भाई हो। नहीं हमें डर नहीं लगता, जब एक हमारा घर का सदस्य चला जाए ना, बड़ा भाई, ठीक है, फिर छोटे भाइयों को डर नहीं लगता। अच्छा,
तो क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? हमारी बस यही गुजारिश है मरियम नवाज साहब से कि बस हमें इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। कह रहे हैं कि एक बंदा हमारा बाहर आ गया है, अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे सारे बंदे बाहर आ जाएंगे। ठीक है। तुम लोगों का ही फ़ायदा है, चुप करके अपना केस वापस ले लो और यही कहो कि हमने सुलह कर ली है। अच्छा, तो वरना हमारे तो बंदे आ गए हैं, हमारे पास पैसा है, आपके लोगों को पता है, हम तो अपने बंदे छुड़वा लेंगे। एक हमने छुड़वा लिया, आहिस्ता आहिस्ता करके सारे छुड़वा लेंगे। नाज़रीन, पुलिस के मुताबिक इस केस की तफ्तीश में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे संगीन मुकदमात में कानून मुतासरा खानदान और मुकदमे के मुद्दई के लिए किस तरह मदद फराहम कर सकता है? क्या कानूनी निज़ाम उनको इंसाफ दिलाने के लिए मौसर किरदार अदा करता है, या फिर कमज़ोर तफ्तीश और पेचीदगियां इंसाफ के रास्ते में रुकावट बनती है? इस हवाले से हमने माहिर कानून से बात की है ताकि जान सकें कि ऐसे केसेस में कानून किस तरह काम करता है और मुतासरा खानदान के लिए क्या रास्ते मौजूद है। आइए सुनते हैं माहिर कानून की जुबानी। ये जो बाटापुर की एफआईआर की बात आप कर रहे हैं, इस तरह की बेशुमार एफआईआर्स हमारे मुल्क में दर्ज हो रही हैं, पूरे मुल्क में। और अगर इसकी हम बैकग्राउंड देखें तो इस तरह के वाक़यात क्यों हो रहे हैं और इनकी रेशो क्यों बढ़ रही है, उसकी सिंपल रीज़न ही ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। रोज़गार के नौजवान को मौके नहीं मिल रहे, वो जहाँ पे जाएगा उसको उसकी मेहनत का सिला प्रॉपर नहीं मिल रहा। लोग यहाँ पे काम लेते हैं लेकिन उसका मुआवजा उतना नहीं पे करते, जिससे हमारे मुआशरे का जो, हमारे मुल्क का जो नौजवान है इस वक्त बहुत ऑफेंड हो चुका है। आप हर दूसरे लड़के से पूछेंगे तो वो मुतमिन नहीं है, ना अपने मुल्क से मुतमिन है, ना अपनी हुकूमत से मुतमिन है, ना हमारे जो मुआशरे में चीज़ें चल रही हैं, जो एम्प्लॉयर है उससे मुतमिन है, क्योंकि उसको उसका मुआवजा नहीं दिया जाता मेहनत का। अगर हम मुआशरे में देखें तो बच्चा जब निकलता है स्कूल व कॉलेज से तो होना तो ये चाहिए कि उसको उसकी तालीम के मुताबिक रोज़गार स्टेट प्रोवाइड करे। ये नहीं होती। जब वो उसको रोज़गार नहीं मिलता, जब वो फ्री रहता है अपने दोस्तों के ग्रुप से अच्छे दोस्तों के ग्रुप से निकल के वो बुरे दोस्तों के ग्रुप में चला जाता है, तो फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं। और जहाँ पे जो बच्चा, जो लड़का पढ़ा लिखा नौजवान अपनी डिग्रियाँ लेके फिर रहे, जब उसको रोज़गार नहीं मिलेगा तो फिर ये जो मंशियात फ़रोश हैं ये इस तरह के नौजवानों को फिर पकड़ लेते हैं और वो इनको इस्तेमाल करते हैं और अच्छे मुआवजे का लालच देते हैं इनको, जिस बुनियाद पे उस बच्चे को पैसा चाहिए। उसने पैसा, जो सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं, वो कहता है कि मेरे पास पैसा, अगर पैसा है तो इज़्ज़त है, अदरवाइज़ कुछ नहीं। तो वो पैसे के लिए सब कुछ करता है। और मुआशरे में जो इस तरह के जो घिनौने वाक़यात हो रहे हैं तो वो उसके पीछे बैकग्राउंड बिल्कुल गुर्बत है और अनएम्प्लॉयमेंट है। स्टेट कोशिश तो कर रही है किसी हद तक, लेकिन अब स्टेट पूरी जिम्मेदारियां अपनी नहीं निभा रही। उसमें पूरी कैलकुलेशन जाए हुकूमत के पास कि इतने बच्चे पास ऑन हो रहे हैं, इतने बच्चे क्यू में लगे हुए हैं। इंडस्ट्री होनी चाहिए हमारे मुल्क में रोज़गार के मौके होने चाहिए ताकि हर बच्चा, हमारे मुल्क में बिज़नेस का बहुत पोटेंशियल है। हुकूमत को चाहिए कि वो जितने भी नौजवान बेरोज़गार हैं सबको छोटे बिज़नेस करवा के दें ताकि वो अपना बिज़ी हो जाएं। अब अगर इस तरह के वाक़यात अगर हो रहे हैं, जैसे कि बाटापुर की हम अपने ओरिजिनल उस पे टॉपिक पे आते हैं, तो इसका भी यही है। एक नौजवान गया
उसने लालच में आके मंशियात का काम किया, और मंशियात का काम बिल्कुल जी जहर है, वो सीधा सीधा जहर है। अब डेफिनेटली आपस में झगड़ा हुआ और उन्होंने उसका मर्डर कर दिया। अब 6 दिन बाद अगर लाश मिली है, उसकी डेड बॉडी मिली है, तो उसमें बहुत सारी एविडेंस ख़त्म हो चुकी है। अब इसमें भी जब लावारिस डेड बॉडी के साथ जो होता है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, उस पर कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई होनी। यहाँ पे तो इन्वेस्टिगेशन का इतना फेलियर है। मैं आपके चैनल के तवस्सुत से ये गुजारिश करूँगा अपने मुल्क की हुकूमत से कि इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है उसको बड़ा रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे FIR तो हो गई, उसके बाद के जो मराहिल हैं वो बहुत मुश्किल हैं। उसमें इन्वेस्टिगेटर का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसने सबकी स्टेटमेंट्स लेनी है, उसने जाके जगह का मुआयना करना है, उसने एविडेंस कलेक्ट करनी है, उसने बयानात लोगों के लेने हैं, आई विटनेस के बयानात लेने हैं। तो जब तक, अब देखें यहाँ पे जो IO साहब हैं वो उस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस नहीं देते जो कि उनको देनी चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल मैटर्स में अगर विटनेस ही नहीं होगा तो आपका ट्रायल तो ख़त्म हो जाएगा, वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। विटनेस का बड़ा किरदार है जी। और IO जो है वो अपने विटनेस को उनसे कैसे स्टेटमेंट लेता है, विटनेस को कैसे यूटिलाइज़ करना है, नंबर 1। नंबर 2, जब IO अपने हिसाब से जैसी भी इन्वेस्टिगेशन हुई अपनी एक रिपोर्ट बना के वो सबमिट कर देता है कोर्ट में। अब यहाँ पे कोर्ट का भी डिले ऑफ जस्टिस की बात भी बड़ी चलती है जी, मतलब कि सालों लग जाते हैं एक ट्रायल में जी, 2-2 साल लगते हैं एक ट्रायल में। इस दौरान में आधे विटनेस भाग जाते हैं, आधा रिकॉर्ड कहीं आगे पीछे हो जाता है, चीज़ें गायब हो जाती हैं जी, वो केस कमज़ोर हो जाता है जी, जिसको लॉ के मुताबिक विद इन लिमिट उसका ट्रायल कंक्लूड होना चाहिए। तो मैं जनाब अदालतों से भी थोड़ा गो के बहुत अच्छा काम कर रही हैं हमारी अदालतें भी, लेकिन डिले तो हो रहा है जस्टिस जी। हमारी प्रोसीडिंग्स जो कि एक्सपीडाइटली होनी चाहिए ट्रायल में, और इस तरह के जो जैसे कि मर्डर केसेस हैं तो उस तरीके से उनकी कंक्लूजन नहीं होती ट्रायल की जैसे कि होनी चाहिए विद इन टाइम। तो एक तो ये भी एक प्रोसेस है। दूसरा जो मैं ये यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा कि IOs की ट्रेनिंग होनी चाहिए। आजकल जैसे बच्चे आ रहे हैं, मैंने देखा आजकल बच्चे पढ़े लिखे आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, उनका किरदार बड़ा पॉजिटिव है इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन फिर भी उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे जब IO साहब अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, दूसरी कोई ना कोई पार्टी उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे के इन्वेस्टिगेशन चेंज करवा लेते हैं, तो वो भी एक डिले का एक प्रोसेस है। तो मैं समझता हूँ कि जी ये जो प्रोसीडिंग्स होती हैं जी इस तरह के वकूए के बाद, डेड बॉडी से लेकर FIR के बाद मेडिकल का अपना एक प्रोसेस है जी, उसमें भी डिले होता है जी मामला। उसमें डॉक्टर्स की तरफ से डिले होता है, कुछ शिकायत ऐसी आती हैं कि मैनेज कर लेते हैं लोग कि जी ये लिखें, इसमें ये लिखें, तो वो भी एक मेडिकल का भी बड़ा रोल है जी ट्रायल में। तो मैं समझता हूँ जी कि ये मेडिकल जो उसकी भी हमारी फ्रांसिक लैब जो है वो बेहतरीन होनी चाहिए। और गो के गवर्नमेंट पंजाब ने अब जो फ्रांसिक लेबॉर्ट्रीज़ हैं जो उनको बहुत अच्छा किया, लेकिन और मज़ीद करने की ज़रूरत है। हमें देखिए मेडिकल रिपोर्ट पे भी तवज्जो देनी चाहिए, फिर फ्रांसिक लैब्स अच्छी होनी चाहिए, हमारी IO की ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो बिल्कुल प्योर ऑन मेरिट अपनी पूरी ईमानदारी के साथ वो करे अपनी इन्वेस्टिगेशन, फिर वो अपनी एक रिपोर्ट अपनी फाइंडिंग बना के तो वो भेजे कोर्ट में। तो कोर्ट फिर देखें जो कलेक्ट की है उसने एविडेंस, जितने उसने स्टेटमेंट्स अपनी ज़िम्नियात में लिखे हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो उन्होंने लिखी है, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने जो फाइंडिंग दी है, तो उसके मुताबिक फिर ट्रायल कोर्ट इसको लेके चलती है। और ट्रायल कोर्ट को चाहिए कि वो विद इन टाइम उसका फैसला करे। पहली खामी तो ये है जी कि वो लावारिस डेड बॉडी रही है 6 दिन। मैंने जैसे गुजारिश की आपसे कि लावारिस डेड बॉडी के साथ उस तरह का सलूक नहीं होता कानून के मुताबिक जैसा कि होना चाहिए।
दूसरा ये है कि आई विटनेस अभी आईओ साहब को कोई नहीं मिला होना जनाब कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। सिर्फ ये है कि उस लड़के का मर्डर हो गया। अब मर्डर के पीछे कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं वो अभी आईओ देखेंगे, उसमें मेडिकल रिपोर्ट आएगी, उसमें फ्रांजिक, उसमें सारी चीज़ें सब की रिपोर्ट एक इकट्ठी हो के फिर आईओ अपनी कोई फाइंडिंग देगा। अभी बेल का जो राइट है वो तो हर मुल्ज़िम को है जी। अदालतें जहाँ पे देखती हैं कि ये बेलेबल स्टोरी बनती है, बेलेबल इसका जो ऑफेंस है वो इस लायक है कि इसको बेल दी जाए, क्योंकि बेल इज़ मैटर ऑफ राइट। तो जहाँ पे अदालतें समझती हैं कि ये बेल का केस है तो वो ग्रांट कर देती हैं, लेकिन बेल एक सेपरेट इशू है और ट्रायल का चलना एक सेपरेट इशू है। ट्रायल जब चल रहा होता है तो उसमें पूरी एविडेंस होती है, सब के बयानात होते हैं, प्रोसिक्यूशन की एविडेंस, फिर क्रॉस होते हैं, मेडिकल कोर्ट्स देखते हैं, वो सारा प्रोसेस चलता है। तो उसके बाद फिर जज़ा सज़ा का वो अदालत देखती है कि किसका जितना रोल हो उसके मुताबिक उसको सज़ा दी जाए। देखें, वो थोड़ा एक शॉर्टकट वे लोग समझते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ट्रायल में केस जाना चाहिए ताकि किसी बेगुनाह को सज़ा ना हो। और ट्रायल तभी फेयर होगा जब उसमें एविडेंस होगी, अदालत तमाम एस्पेक्ट्स को देखेगी, उसके बाद फिर अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि किस बंदे का कितना रोल है, उसके मुताबिक फिर उसको सज़ा दी जाती है। और उसके मुताबिक अगर किसी को बरी करना होता है तो अदालतें बरी भी कर देती हैं। सारी प्रोसीडिंग्स आईओ के हाथ में, उसने ये तमाम एविडेंस इकट्ठी करनी है कि इसको ये इन्वॉल्वमेंट इसमें किस किस की इन्वॉल्वमेंट है, कितने लोग शामिल हैं, ये नशा कहाँ से चला, बेचने वाला कौन है और ख़रीदार कौन है, आगे बेचने वाला कौन है, आया कि इस बंदे को कोई नशा पिला के इसका मर्डर किया गया है या जैसे इसको इस्तेमाल करते हुए किया गया है या किसी लेन देन के इशू पे किया गया है। तो ये अभी सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद चीज़ें सामने आनी है। और मीनवाइल अगर कोई भी मुल्ज़िम समझता है कि उसका बेल केस बनता है तो वो बेल लेने का हक़ है उसको पूरा। नाज़रीन, दूसरी जानिब बाटापुर पुलिस स्टेशन की इन्वेस्टिगेशन टीम दावा करती है कि इस केस के तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ चालान भी अदालत में जमा करवा दिया गया है। अब सवाल यह है कि पुलिस इस केस को किस नजर से देखती है और उनके मुताबिक तफ्तीश किस मरहले में है। आइए सुनते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज की जुबानी। नौ 6/2025 को 15 पे कॉल मसूल होती है कि सकीम में हमज़ा बलाग में एक शख्स की डेड बॉडी पड़ी है। तो पुलिस 15 की कॉल इतला पाकर मौका पर पहुंचती है और मौका पर पहुंच कर PFS से हमला को कॉल की जाती है। गिरदोनवा में ऐलानात करवाए जाते हैं इसकी शनाख्त के लिए। तो इसकी चूँकि शनाख्त नहीं होती, फिर पुलिस की मुद्दत में FIR 302 की रजिस्टर्ड की जाती है और रजिस्टर करने के बाद लवाहिकीन की तलाश की जाती है। तलाश करते हुए तकरीबन को हफ्ते बाद इसके लवाहिकीन मिल जाते हैं। मिलने के बाद फिर पुलिस ने चूँकि इस पे वर्क ऑलरेडी शुरू किया होता है, शुरू करते करते फिर इसको एक कैमरों की नज़र से CCTV जो लोकल कैमरे हैं उनको चेक करते हुए एक हवेली में देखते हैं कि ये जो मकतूल है एक हवेली में दाखिल होता है। वो जब हवेली में दाखिल होता है, हवेली वालों से दरियाफ्त की जाती है। ये हवेली होती है ग़ुलाम मुस्तफ़ा की, इन्होंने डेरा टाइप बनाया हुआ है ग़ुलाम मुस्तफ़ा। तो जब उनको मुकदमा में इंटेरोगेट किया जाता है तो ये बात सामने आती है कि जो मकतूल मुकदमा है नुमान आया था इनके हवेली में रात को। जब इनके पास आया, इन्होंने
ये 5 बंदे होते हैं, छठा मकतूल नोमान, ये इकट्ठे वहाँ बैठ कर नशा करते हैं। नशा करने के बाद तो चूँकि बाकी 2-3 जो उसमें हैं, एक होता है एन वगैरह चले जाते हैं, उधर ही होता है। नशा करने के बाद ये फिर क्योंकि हैवी डोज हो जाता है, ये उधर फिर लेट जाता है। लेटने के बाद इनकी को तलक कलामी हो जाती है। तलक कलामी होने के बाद और जो मकतूल मुकदमा है, लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद वह डंडा लेकर उसकी ये हाइट बोन पे रखता है और उसकी हाइट बोन तोड़ देता है, जिससे उसकी मौत वाक़ होती है। फिर उसके बाद जब इसकी इतला उसके बेटे को मिलती है, वो इतला पाकर वापस आते हैं। एन जा रहा होता है वापस इतला पाकर इनके लवाहिकीन को बताने। स्नैन को वहाँ उसके बाकी जो दोस्त बाप जो इन्होंने इकट्ठे नशा वगैरह किया, तो वो मिलते हैं। वो बताते हैं कि यार उसने बताया कि जी ये वक़ुआ हो गया। जब वक़ुआ होने के बाद ये उनको बताने जाता है, फिर वो उसके जो साथ वाले दोस्त बाप हैं जिन्होंने इकट्ठे मिलकर ये वहाँ प्लान किया, लड़ाई झगड़े के बाद वक़ुआ होने के बाद फिर उनको कहता है यार आप पागल हैं कि उसके लवाहिकीन को बताने चाह रहे हैं। फिर इन्होंने इकट्ठे होकर एक प्लान किया कि डेड बॉडी को क्यों ना एक तोड़े में डालकर यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। तो ये और टोना ये मोटरसाइकिल लेकर आते हैं भी होता है, और इन जो डेड बॉडी होती है उसको एक उसमें डाल देते हैं, तोड़े में डालकर फिर ये खाली प्लाटों मोटरसाइकिल पर जाकर फेंक कर। तमाम मुल्ज़मान कसूरवार हैं, इनसे रिकवरियाँ अमल में लाई गई हैं और इनको मुकम्मल बात शहादत ठोस इनके ख़िलाफ़ शहादतों के चालान मुरतब कर दिए। इसमें चूँकि जो वो सिर्फ नशे की हद तक था, इसलिए हाई कोर्ट से उसकी बेल हुई है, पोस्ट अरेस्ट हुई है। और सेकेंडली जिसमें बाकी मुल्ज़मान हैं वो अभी तक जुडिशल लॉकअप में है। और इसमें रही तफ्तीश की बात, तफ्तीश इस लोकल पुलिस ने भी अमल में लाई। उसके बाद मुद्दई मुकदमा ने फर्स्ट इनफैक्ट बोर्ड जो होता है हमारा पुलिस का, वहाँ सीनियर अफसरान को एप्लीकेशन दी और इसकी यही तफ्तीश DSP साहब डिफेंस सर्कल ने भी अमल में लाई है और उन्होंने लोकल पुलिस से इत्तफाक किया। नाज़रीन, ये चीज़ें और ये लवाहिकीन के मुतालबात हमेशा समझ से बालातर होते हैं कि पुलिस एक तरफ ये कहती है कि तमाम मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अगर गिरफ्तार मुल्ज़मान में से किसी एक की जमानत हो जाए तो लवाहिकीन संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला। ये हकीकत भी झुटलाई नहीं जा सकती कि गिरफ्तारियां होती हैं, मुल्ज़मान पकड़े भी जाते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद कमजोर और नाकस तफ्तीश की वजह से वो रहा हो जाते हैं। इसी वजह से मुकदमे के मुद्दई हमेशा ये इल्जाम लगाते हैं कि पुलिस की साज़बाज़ से हमारा केस कमजोर हुआ। यकीनन कमजोर तफ्तीश और कमजोर शवाहिद मुल्ज़मान को कभी भी सजा नहीं दिलवा पाते। हुकूमत जहां अवाम को मुफ्त इंसाफ फराहम करने के लिए कोचा है, वहां इन्वेस्टिगेशन से मुतल्लिक बड़े अहम फैसले करने की जरूरत है। जुर्म होना और जुर्म के बाद मुकदमा दर्ज हो जाना कोई बड़ा काम नहीं। असल इंसाफ यह है कि मुल्जिम को मुजरिम बनाया जाए और उसे उसके किए की सजा दिलवाई जाए। यही पुलिस की असल जिम्मेदारी है, लेकिन बदकिस्मती से लोग अक्सर इस पर गलत गुमान पैदा कर लेते हैं। खून की लाली छुप नहीं सकती, इंसाफ की राह रुक नहीं सकती। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।